नेपाल चाइना के साथ भी बॉर्डर शेयर कर रहा है, इंडिया के साथ भी बॉर्डर शेयर कर रहा है, तो तीसरे पक्ष का दबाव है क्या? प्राइमा फेसी अगर मैं इसको देखूं इतना साधारण नहीं लगता ये, बल्कि मैं आपको एक बात और कहूं, ये जो फॉरेन विजिट्स राहुल गांधी की हैं और उस पर जिस तरीके की प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आती है, उसको आप कैसे देखते हैं? भाई अगर आपको ये लगता है कि आदमी नाकारा है, निकम्मा है, किसी लायक नहीं है, इसकी बात ही मत करो ना। अवॉइड हिम। लेकिन उनको पता है शायद कि सबसे बड़ा कॉन्टेस्टर यही है। बात हमेशा उसे ही करेंगे। सोशल मीडिया पर लिखने वाले की बात हुई, ट्रोल्स की बात हुई। ट्रोल्स की बात सुनो, एथनॉल वाली बात आई थी गडकरी वाली। गडकरी जी ने क्या कहा? पेड ट्रोलिंग के पेड ट्रोलिंग थी, लेकिन एक बात का जवाब नहीं दिया उन्होंने। करवाई किसने? देश के प्रधानमंत्री का लेख छपा है कई अखबारों में साहब। मैंने ही पढ़ा तो है, मोहन भागवत जी के जन्मदिन हर अखबार में है ना। उन रिश्तों को जो 2024 में बिगड़े थे, 25 में इस लेख के जरिए उसको रीसेट कर रहे हैं। एक नया सॉफ्टवेयर डालने की कोशिश कर रहे हैं। वो नया सॉफ्टवेयर है कि ना तो आप इस्तीफा दीजिए और ना मेरा मांगिए। तो असल में शायद तू मेरी और मैं तेरी, हाँ, ऐसा कुछ इक्वेशन चल रहा है। ऐसा कुछ इक्वेशन चल रहा है। लेकिन बड़ी पत्रकार हैं अंजना ओम कश्यप, एक शो किया उन्होंने कि भारत विभाजन है, उसका मकसद पूरा नहीं हो पाया। जब मोदी जी ने शपथ ली होगी 2014 में, और जिस दिन शपथ ली होगी, इमेजिनेशन है, उन्होंने सोचा होगा कि यार इस कांग्रेस पार्टी की और यूपीए की बैंड किसने बजाई? मीडिया ने। बोला सबसे पहले उनको कंट्रोल करो। चलिए, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ सर, लेकिन जो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है एनडीए का, उससे 14 ज्यादा वोट्स उसको हासिल हुए। मुझे किसी ने आज ही बताया, मैं अभी आ रहा था कि फ़ोन आया मेरे पास, बोले कि 9 सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के। 14 में से 9 कांग्रेस पार्टी के। राजीव प्रताप रूडी अमित शाह के सबसे खास बंदे, या फिर ऐसा कहें जिसने अमित शाह का मैसेज सांसदों तक पहुंचाया, उसके खिलाफ खुलेआम बोल रहे हैं। तो रूडी जी के पास में जो कुछ है पाने के लिए, खोने के लिए कुछ नहीं है। नमस्कार दोस्तों, हमारे साप्ताहिक शो देखी जाएगी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारे साथ हर सप्ताह की तरह इस बार भी हमारे कंसल्टिंग एडिटर आदेश रावल जी हैं। आदेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। बातचीत करते हैं हम सप्ताह भर में घटित हो रही घटनाओं पर जो राजनीतिक गलियारे में घटती हैं। कई चीज़ें घटी हैं। नेपाल पूरी तरीके से आग की लपटों में है और नेपाल को लेकर बहुत सारी बातें हमारे देश में हो रही है, लेकिन गंभीर चर्चा जिसकी ज़रूरत है या कोई ख़तरा जिसको लोग पहचान नहीं पा रहे हैं, उस पर कोई चर्चा ख़ास तौर पर दिख नहीं रही है। नेपाल की चर्चा हम लोग ज़रूर करेंगे। चर्चा हिंदुस्तान की भी होगी। हिंदुस्तान के सबसे बड़े सांस्कृतिक संगठन के जो मुखिया हैं, उनके जन्मदिन की भी चर्चा होगी, और केवल उनकी ही क्यों, राजस्थान के एक बहुत बड़े नेता हैं कांग्रेस के, उनके जन्मदिन की भी चर्चा होगी। बात मध्य प्रदेश के कांग्रेसी नेता की भी होगी, बात राहुल गांधी के फॉरेन विजिट्स की भी होगी। तो चर्चा शुरू करते हैं। पूरी चर्चा आप देखिएगा और ज़रूर बताइएगा कि चर्चा आपको कैसी लगी। आदेश जी, शुरू करते हैं। तो बात तो बहुत सारी है, विदेशों की बात से शुरू करेंगे अपन। नेपाल की बात पहले करते हैं। जेन जी प्रोटेस्ट कहा जा रहा है। युवा उतरे, विरोध कर रहे थे कि वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को आप बैन क्यों कर रहे हैं। और ये जो मांग थी, ये मांग इतनी भड़क गई कि कई मंत्रियों को के साथ हिंसा हुई, घरों में आग लगा दिया गया, प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। मतलब देखते ही देखते एक देश बर्बाद होता हुआ दिख रहा है। भारत पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। और एक चीज़ और, सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड मैंने देखा कि कई लोग इस बात को ऐसे भी देख रहे थे कि भाई मोदी संभल जाओ, ऐसा हिंदुस्तान में भी हो सकता है ऐसा। तो ये जो कम्युनिकेशन है, क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं या फिर एक बड़ा ख़तरा है, गंभीर ख़तरा है जिसे हम नज़रअंदाज कर रहे हैं? देखिए, जो आपने ट्रोल्स की बात की, ये तो आप जानते हैं कि दोनों पार्टियों के या सभी पार्टियों के पास पेड ट्रोल्स होते हैं और वो अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से सवाल पूछते हैं। जो उनको सूट करता है वो वैसे सवाल सत्ता पक्ष से या विपक्ष से पूछा जाता है, तो उसको मैं इतनी गंभीरता से नहीं लेता हूँ। ट्रोल तो अपने हिसाब से काम करते हैं। और मैं कई बार देखता हूँ कि ट्रोल्स को लेके बड़ी गहन चिंता होती है समाज के अंदर कि ये क्या हो रहा है। इसके कई सारे उदाहरण हैं। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उस वक्त के, कि जब हिमांशु नरवाल को लेके ट्रोल्स ने बड़ा उनको ट्रोलिंग की और कहा कि ये तो पाकिस्तान के साथ है, आतंकवादियों के साथ है। हमारे विदेश सचिव विक्रम मिश्री जी की बात आई तो उनकी बेटी को ट्रोल कर दिया गया। तो ये तो होता रहता है समय के हिसाब से और सहूलियत के हिसाब से। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नेपाल में जो घटना हुई वो बेहद ख़तरनाक घटना है, क्योंकि वो आपके पड़ोस में हुई है। और देखिए, पड़ोस में जो भी घटनाएं घटती हैं आपके, यानी जहाँ मेरा घर भी है, जहाँ आपका घर भी है और आसपास कोई घटना घट रही है, तो उसका असर जाहिर तौर पर
आपके यहाँ आएगा ही आएगा। अगर वहाँ आग लगेगी तो कुछ लपटें आएंगी, ठीक बात। बारिश होगी तो छींटे आएंगे, तूफान आएगा तो थोड़ी बहुत हवा आपकी तरफ भी आएगी, ठीक है ना। तो हमेशा बड़े बुजुर्ग कहते थे कि अच्छी संगत में रहना चाहिए, है ना। तो वो इसीलिए कहा जाता था कि आप अच्छी संगत में रहो कि जिसका असर आपके ऊपर गलत प्रभाव उसके ना आए। इससे पहले बांग्लादेश में हुआ, वहाँ से भारत सरकार ने रेस्क्यू किया शेख हसीना को, और किन परिस्थितियों में किया हम सबको पता है। और फिर उनको यहाँ पे रखा गया, मुझे लगता है आज भी यहीं पे हैं वो। उससे पहले श्रीलंका में हुआ, वहाँ पे भी इसी तरीके से लोगों ने प्रेसिडेंट के घर पे कब्जा किया, आग लगाई, अंदर घुस गए, हिंसा हुई। पैटर्न सर एक जैसा सा दिख रहा है। हाँ, लगभग इन म्यांमार हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो और नेपाल हो, तीनों का पैटर्न सेम है। तीनों में युवा हैं और हिंसा है, आगजनी है, और जो बड़े नेता हैं उनके घरों में घुस के उसको तोड़ना, उसको जलाना, सामान को उठाना, और फिर शहर के जो बड़ी जगह है उनके ऊपर लूटपाट करना, और फिर एकदम से स्टूडेंट्स के बाद जो बंदूकधारी लोग हैं वो उस आंदोलन को हाईजैक कर लेते हैं। तो पैटर्न सेम है चारों जगह का। हालांकि मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ फॉरेन पॉलिसी का, लेकिन एज ए स्टूडेंट जब हम देखते हैं दूर से तो हम उसकी बात हम कर सकते हैं। लेकिन इसका प्रभाव हिंदुस्तान पे पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ये तो ठीक है कि अच्छा पड़ोस होना चाहिए, इसमें तो कोई दुराई नहीं है। लेकिन भारत एक मजबूत लोकतंत्र है जी, ठीक है। और मुझे इस पे घटना याद आती है जब मैं एक रिपोर्टिंग किया करता चैनल के लिए, और सरकार यूपीए की थी, और निर्भय की जो रेप की घटना दिल्ली में हुई थी, सरकार यूपीए की थी उस वक्त, 2012-13 की बात है मेरे हिसाब से, और अन्ना आंदोलन भी चल रहा था साथ साथ, और यूपीए सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा थी और लोग सड़कों पे आ गए थे। तो उस वक्त भी ऐसे ही युवा जो हैं वो इंडिया गेट, विजय चौक और राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गए थे, और बहुत भारी संख्या में इकट्ठे हुए थे। लेकिन उन युवाओं ने हिंसा नहीं की थी, क्योंकि मैं एज ए रिपोर्टर उसका हिस्सा था, और मैं उस वक्त विजय चौक पे था, तो मैं देख रहा था सब कुछ अपनी आंखों से। तो हिंसा नहीं हुई थी, नहीं किसी को मारा पीटा गया था, नहीं किसी की गाड़ी जलाई गई थी। मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में ये इसलिए डिफ़िकल्ट है कि हमारा लोकतंत्र बहुत मजबूत है, नंबर 1। नंबर 2, विपक्ष का मजबूत होना देश में बहुत महत्वपूर्ण है जी, जो मुझे नेपाल में नज़र नहीं आया। विपक्ष जनता की आवाज़ होता है, उस जनता की जो सरकार से नाराज़ है। ठीक बात है। तो हिंदुस्तान में विपक्ष बहुत मजबूत है, और वो जो सरकार से सवाल पूछते हैं या जो उनसे नाराज़ हैं वो उनको बखूबी समझता है और उनके विषय को बार बार उठाता है। चाहे वो किसानों के बिल के इशू हो, चाहे वो अडानी का मुद्दा हो, चाहे वो सेंसस का मुद्दा हो, चाहे वो राफेल का मुद्दा हो, चाहे वो अनिल अंबानी का मुद्दा हो, कोई भी ऐसा विषय हो, नागरिकता के सवाल वाली बात हो, वोट चोरी का मामला सीए का हो, एनआरसी का हो, एसआईआर का हो, वोट चोरी का हो, महंगाई का हो, बेरोजगारी का हो, अग्निवीर का हो, जितने भी इश्यूज हैं विपक्ष उनको अच्छे से टैकल करता है। तो उस नाराज जो पक्ष होता है उसके अंदर एक संतुष्टि रहती है कि नहीं, कोई तो है जो हमारे सवाल सरकार से पूछ रहा है। तो ये पहचान है एक मजबूत विपक्ष की, जो हिंदुस्तान में है। नेपाल में नहीं था, नेपाल में नहीं था, श्रीलंका में नहीं था, और बांग्लादेश में नहीं था। इसीलिए ये स्थिति उत्पन्न हुई। सर, आपने बोला कि आप एक्सपर्ट नहीं हैं इस मामले के, लेकिन मैं भी कुछ जानना चाहता हूं, और मुझे लगता है बड़ी गंभीर सी चर्चा इस पर होनी चाहिए। क्या आपको ये स्वतः स्फूर्त लगता है ये हिंसा, या फिर जब हम पैटर्न दिखते हैं तो लगता है किसी तीसरे एंगल का हाथ है इसके अंदर? आप बार बार रिच डिप्लोमेसी की बात करते हैं इंडिया की, रशिया और चाइना के साथ, अमेरिका का टैरिफ वॉर हमने देखा, उस बीच आपका पड़ोस डिस्टर्ब हो जाता है। नेपाल चाइना के साथ भी बॉर्डर शेयर कर रहा है, इंडिया के साथ भी बॉर्डर शेयर कर रहा है, तो तीसरे पक्ष का दबाव है क्या? कुछ ऐसा देखिए, साधारण तो नहीं है। अगर मैं कह दूं कि नहीं, वहाँ के जो युवा एकदम से नाराज़ हो गए, सड़कों पे आ गए और उनको लगा कि नहीं हमारा सोशल मीडिया बैन कर दिया गया तो हम ये सब कर देंगे, ये सब इतना आसानी से नहीं होता। इसमें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इंटरवेंशन है, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि चाइना पिछले कुछ सालों से भारत के रिश्ते अच्छे नहीं रहे नेपाल के साथ में। इसके कारण क्या है ये तो मुझे नहीं पता, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इतने अच्छे नहीं रहे हैं। उधर चाइना, अब भारत और चीन की नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं,
तो उधर ट्रम्प थोड़े पिघले हैं टैरिफ्स को लेके, उन्होंने कहा कि नहीं मेरे मित्र हैं मोदी जी और हमारे बीच नेगोशिएशंस चल रही है, हमारी बातचीत हो रही है, अगले कुछ दिनों में मैं उनसे बात भी करूंगा। उतना ही अच्छा रिस्पॉन्ड किया प्रधानमंत्री मोदी ने, कहा कि स्वागत है आपका और हम अच्छे मित्र हैं और आगे भी हम दोनों देश एक दूसरे के लिए खड़े रहेंगे, काम करेंगे, मिलकर काम करेंगे, दोस्ती बनी रहेगी। तो प्राइमा फेसी अगर मैं इसको देखूं इतना साधारण नहीं लगता ये, हालांकि बेहतर होता थी कोई डिप्लोमेसी का एक्सपर्ट इस पे अपनी राय देता, लेकिन जो आपका सवाल था उसको मैं तो नहीं कह सकता हूँ कि ये सिर्फ नाराज स्टूडेंट्स की नाराज़गी नहीं है कि वो पार्लियामेंट को फूंक दें, वो सुप्रीम कोर्ट को जला दें, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़े, वहाँ के मंत्रियों को मारा जाए, वहाँ हिंसा हो। हिंसा भी मतलब अलग ही तरह की हिंसा है जो साधारण नज़र नहीं आती है। तो मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ नेपाल के युवाओं का गुस्सा है, इसमें कुछ ना कुछ और भी है जो आने वाले समय में हमें पता लगेगा। हो सकता है कि हम अगले एपिसोड में बताएं लोगों को कि ये क्या था, तो ये कहाँ से शुरुआत हुई थी, इसका मकसद क्या था। देखिए हर चीज़ के पीछे एक मकसद होता है जी, और वही विजुअल्स जो आ रहे थे वो दिख रहा था कि मकसद के साथ हिंसा की गई है। अब मेरे जहन में दो चीज़ें और आई, जो विजुअल्स बांग्लादेश से आए थे और जो श्रीलंका से आए थे, राइट, दोनों सेम है। हाँ जी बिल्कुल, वही पैटर्न जो है वो सिमिलर दिख रहा है, उसमें कोई अलग नहीं है। बल्कि मैं आपको एक बात और कहूँ, जैसा प्रदर्शन जब हिंदुस्तान में हुआ था, जब सरकार यूपीए की थी, ऐसे ही प्रदर्शन उस वक्त सीरिया और लीबिया में भी चल रहे थे। उस वक्त 2013 की बात कर रहा हूँ, उनका भी पैटर्न सेम था। मैं फिर कह रहा हूँ, बार बार मेरा सब्जेक्ट नहीं है, ठीक बात है, मैं स्टूडेंट हूँ राजनीति का। और दबा छिपा के आप बात करते हैं, दबा छिपा के आप कर गए कि तीसरे पक्ष का अगर दबाव होगा तो कौन सा पक्ष हो सकता है। आपको क्या लगता है? आप भी ज़रूर राय जो है वो रखिएगा, सवाल भी रखिएगा, क्योंकि इस मुद्दे को हम लोग गंभीरता से एक्सप्लोर भी करेंगे और इस मुद्दे पे और भी बात करेंगे। सर, फ़ॉरेन की बात हो ही रही है, नेपाल की बात हुई तो मलेशिया तक भी चल लेते हैं। जिस पार्टी को आपने कवर किया, उनके नेता की तस्वीर आई है, स्कूटर पे मलेशिया में घूम रहे थे। चले जाते हैं विदेश बार बार, और जो बीजेपी का सोशल मीडिया सेल है वो हावी हो जाता है कि भाई ये तो सीजनली पॉलिटिशियन है, नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है, देखो भाग गए, देखो चले गए। हालांकि हास्यास्पद भी था कि बाढ़ की बात कर रहे हैं पंजाब की, कि राहुल गांधी को वहाँ होना चाहिए, मतलब उम्मीदें भी राहुल गांधी से ही हैं। तो ये जो फॉरेन विजिट्स राहुल गांधी की हैं और उस पर जिस तरीके की प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आती है, उसको आप कैसे देखते हैं? 2022 से पहले राहुल गांधी पे जब फॉरेन ट्रिप के बाद वो जाते थे और सरकार उस बात को बाहर निकालती थी तो वो बात चिपक जाती थी उनके ऊपर और कहते थे सीरियस पॉलिटिशियन नहीं है, और चर्चा होती थी, लोग चर्चा करते थे। लेकिन जब से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली और फिर देश के महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया और बीजेपी 240 पे रोक दी, एक सक्सेसफुल LOP बने आज, और आज पूरी जो एलाइज है वो सब उनके साथ खड़े हुए हैं। नज़र भी आया बिहार की वोट अधिकार यात्रा में जब स्टालिन, अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन, तेजस्वी साथ में थे ही, और ये सब लोग जब इकट्ठे हुए तो वो नज़र आता है कि अब इनको लोगों ने अपना लिया है, खासकर एलाइज ने, कि इनको मान लिया कि ये हमारे LOP हैं। तो बात अब चिपकती नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि अगर वो अब राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर तो है नहीं, ठीक बात है, ठीक है, पहली बात। अब एज ए LOP या एज ए इंडिविजुअल एक नागरिक अगर वो बाहर जाते हैं, विदेश जाते हैं, तो सरकार से कोई बात छुपी नहीं होती। सरकार को सब पता होता है कि कौन व्यक्ति हमारे देश का कहाँ जा रहा है, और ख़ास तौर पर बड़े राजनेता जी। और राहुल गांधी क्योंकि देश के नेता प्रतिपक्ष हैं तो सरकार को पता होगा ना हमारा नेता कहाँ जा रहा है। उनके पास सिक्योरिटी भी है, और तो उनको इस बात का अंदाज़ा होता है कि राहुल गांधी किस देश में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कि क्या कोई लेक्चर है, क्या कोई कार्यक्रम है या पर्सनल विजिट है। तो ये सब होने के बावजूद उसमें फिर हाय तौबा क्यों करनी? केवल छवि हनन की कोशिश। हाँ, लेकिन वो तो उस बंदे की चॉइस है ना भाई, उसको ऐसी पॉलिटिक्स करनी है, उसकी चॉइस। आप भी कर लो, आप मत करो। अब मोदी जी 24/7 काम करते हैं, वो उनकी चॉइस है। मणिपुर नहीं जाते हैं, मणिपुर नहीं जाते, उनकी मर्जी है। पंजाब जाते हैं, लेट जाते हैं, उनकी मर्जी है। हिमाचल जाते हैं, कितना पैकेज देना देते हैं। एक समय था कि जब वो कहते पंजाब से बहुत नाराज थे। देखो, आदमी को किस स्टाइल की राजनीति करनी है वो उसका चॉइस है, वो उसका चॉइस है। और जनता को तय करना है कि क्या ये व्यक्ति मेरे लिए सही है, क्या ये व्यक्ति देश के लिए सही है, क्या ये नेता समाज के लिए सही है, क्या ये हमारा भला कर सकता है। ठीक बात है, ये पब्लिक तय करेगी ना।
ठीक बात है। तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई इम्पैक्ट ज़्यादा उनकी छवि पे अब पड़ने वाला है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट पहले पड़ा करता था जब, अब एक बात बताता हूँ आपको, वो जो एक वीडियो आया था कि मैं आलू डालूंगा और सोना निकलेगा, हाँ। याद है आपको बात? बिल्कुल याद है। ठीक है। उस बात को लेके राहुल गांधी की छवि को इतना खराब कर दिया गया कि राहुल गांधी ऐसा बोलता है कि मैं आलू डालूंगा कि मशीन में और उधर से सोना निकलेगा, जबकि उससे 2 दिन पहले गुजरात में ही प्रधानमंत्री मोदी का ये स्टेटमेंट था और वो उनको कोट कर रहे थे एक्चुअली। हाँ, राहुल गांधी ने मोदी जी को कोट करके कहा कि मोदी जी ने ऐसा कहा। उन्होंने क्या किया, उस मोदी जी को हटा के और सिर्फ वो वाला पार्ट कर दिया। सालों लगे इस बात को बताने में देश को कि नहीं, ये स्टेटमेंट मोदी जी का था, और अभी भी आधे देश को नहीं पता। ठीक बात है। अब आज भी ये मानते हैं कि नहीं, राहुल गांधी ने ऐसा कहा था। तो ये जो टेक्नोलॉजी का दौर है ना हमारा, इसने भी तो बहुत बंटा धार की है, जो नेपाल में चल रहा है अभी। ठीक बात है। ये जेंजी है, ये बड़ी खतरनाक है। खतरनाक मैंने आपके लास्ट शो में कहा था कि जेंजी डांस है तेजस्वी यादव का, ठीक है ना। अब देखो जेंजी ने क्या किया, एक देश को उखाड़ फेंक दिया। आप नाम लेते हैं, कुछ ना कुछ बड़ा हो जाता है। नहीं मैं तो राहुल गांधी की जो छवि है उसको 2022 से पहले इन्होंने जहां भी डैमेज कर सकते थे, और एज ए अपोजिशन, पॉलिटिकल जो अपोजिशन होता है उस हिसाब से उन्होंने किया। भाई अगर आपको लगता है कि आदमी नाकारा है, निकम्मा है, किसी लायक नहीं है, इसकी बात ही मत करो ना, अवॉइड हिम। लेकिन उनको पता है शायद कि सबसे बड़ा कॉन्टेस्टर यही है। लेकिन बात हमेशा उसी ही करेंगे। वो एक स्टेटमेंट, राहुल गांधी एक स्टेटमेंट देंगे, पूरी कैबिनेट, सारे मुख्यमंत्री, प्रेस कॉन्फ्रेंस, टीवी डिबेट सब जुट जाएंगे उसके ऊपर, ये बताने के लिए कि ये आदमी ठीक नहीं है। अरे जब वो आदमी पहले से इतना खराब है, क्यों उस पर टाइम वेस्ट कर रहे हो? आपको लगता है कि 2022 तक जितना आप पतन कर सकते थे छवि का कर चुके हैं, और उस आदमी ने अपनी छवि बना ली। अब उसको अब अमित मालवीय के ट्रिक्स जो हैं वो काम नहीं आएंगे। नहीं, नॉट ओनली अमित मालवीय, किसी के भी नहीं काम नहीं आते। अब वो जितने भी उस पर अटैक करते हैं उसके लिए फायदा ही होता है। जितना फेंकेंगे उतना फायदा वो अपना लेगा। आज की डेट में मैं पब्लिक परसेप्शन की बात कर रहा हूँ। सोशल मीडिया पर लिखने वाले की बात हुई, ट्रोल्स की बात हुई। देखो क्या होता है, ट्रोल्स की बात सुनो। ट्रोल्स जो हैं कांग्रेस, बीजेपी या रीजनल पार्टीज, वो सबके अपने हैं। उसमें 90% जो ट्रोल्स हैं वो पेड हैं और 10% वॉलंटियर्स हैं। राइट। ठीक है। तो वो तो अपना काम कर रहे हैं ना बेचारे, सैलरी ले रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनका क्या बुरा मानना। बेसिकली ये एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है ट्रोलिंग। ये जेंजी है ना, जेंजी को जॉब भी तो चाहिए, रोटी कैसे खाएगा वो? लेकिन इसलिए बुरा मानना है या खतरनाक मानना है क्योंकि खतरनाक है, आपने खुद बोला है अभी, और नेपाल में हम देख चुके हैं। और झूठ की खेती जिस तरीके से कर देते हैं, एस्टेब्लिश कर देते हैं। लेकिन परसेप्शन जो वो क्रिएट करते हैं ना, एक बार नहीं बार बार करते हैं। राइट। और झूठा करते हैं। वो गोएबल्स की थ्योरी पे पूरा चलते हैं। और वो सारे, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। राइट। और कुछ तो मैं देखता हूँ, मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों को आइडेंटिफाइड है सारे कि ये उनका है, ये उनका है, ये उनका, सब पूरा इकोसिस्टम सबका अलग अलग, सबका इकोसिस्टम है। और वो बाई चांस क्या होता है, मेरे टाइमलाइन पे सारे आते हैं और मैं किसी को फॉलो भी नहीं करता, तब भी सारे आते हैं। तो मुझे पता होता है कि ये कहाँ से हो रहा है, वो कहाँ से हो रहा है, वो सब है, सारे सोर्सेस पता हैं। अब जैसे वो एथनॉल वाली बात आई थी, गडकरी वाली, गडकरी जी ने क्या कहा कि पेड ट्रोलिंग थी। बताओ, इस देश के कैबिनेट मंत्री के खिलाफ भी, उसके परिवार के खिलाफ भी पेड ट्रोलिंग हो रही है, लेकिन एक बात का जवाब नहीं दिया उन्होंने, करवाई किसने? चलिए, क्योंकि जो इधर वाले हैं ना, विपक्ष वाले, उनका इंटरेस्ट नहीं है उसमें। नरेंद्र मोदी ने, मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ कि पेट्रोलिंग किसने करवाई, असल में अगला सवाल नरेंद्र मोदी की तरफ से है। लिखने की बात हम लोग सोशल मीडिया पे कर रहे थे। देश के प्रधानमंत्री का लेख छपा है कई अखबारों में साहब, मैंने पढ़ा तो है, मोहन भागवत जी के जन्मदिन हर अखबार में है ना। और शानदार, मतलब रिश्ता दिख रहा है कितना प्रगाढ़, कितना स्नेहपूर्ण, कितना प्रेमपूर्ण है। तो ये जो रिश्ता दिख रहा है मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी के बीच, उस लेख में उसके पीछे क्या देख पा रहे हैं, क्या डिकोड कर पा रहे हैं आप? सपोज करो ये मेरा फ़ोन है, हाँ, ये यूज्ड फ़ोन है, राइट, और मैं कहता हूँ नीरज जी तुम रख लो, ठीक है, तो तुम्हें इसको रीसेट करना पड़ेगा, क्योंकि जितना मेरा डाटा उसे बढ़ जाएगा, हाँ, और वो रीसेट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। ये लेख वही है। अब बताता हूँ कैसे। 2024 के लोकसभा चुनाव में जब नड्डा साहब ने ये कहा कि हमें अब आरएसएस की ज़रूरत नहीं है, बीजेपी सक्षम है, उसके बाद से दोनों के बीच में तनाव चल रहा है जी। इसीलिए आज तक
1 साल से ज़्यादा हो गया, लगभग 1.5 साल होने वाला होगा। हाँ। आज तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला नहीं हुआ। जी 2 टर्म से ज़्यादा पूरे हो चुके हैं नड्डा साहब के, लेकिन अभी तक ये फैसला नहीं हुआ कि चुनना किसको है। तो उन रिश्तों को जो 2024 में बिगड़े थे, 25 में इस लेख के जरिए उसको रीसेट कर रहे हैं, रिबूट कर रहे हैं, पूरे रिबूट कर रहे हैं, रीसेट कर रहे हैं। ठीक है, एक नया सॉफ्टवेयर डालने की कोशिश कर रहे हैं। वो नया सॉफ्टवेयर है कि ना तो आप इस्तीफा दीजिए और ना मेरा मांगिए, ना जाऊंगा ना जाने दूंगा। ना जाने दूंगा। ठीक है, एक तो ये बात हुई। दूसरा, रिटायरमेंट की बात तो पहले ही कह चुके हैं, ना तो मैंने कभी कहा है और ना मैंने कभी चाहता हूं ऐसा कुछ है। ठीक है, तो बेसिकली बीजेपी और संघ के बीच में ये प्रधानमंत्री जी ने एक नई शुरुआत की है। इसको मैं ऐसे बोलूँगा कि ये जो शुरुआत है ये शुरू से की जा रही है जी। जो पुराने गड्ढे हैं ना उनको भरा जा रहा है, और प्रधानमंत्री जी से बेहतर उनको कोई नहीं भर सकता, क्योंकि आज की डेट में जो इक्वेशन मोहन भागवत जी और मोदी जी के बीच में होनी चाहिए थी वो कहीं लैक कर रही थी, वो थी नहीं और लैक भी कर रही थी। और जानकार ये कहते हैं कि इनकी मुलाकात को भी काफ़ी टाइम हो गया है। अच्छा, सर संघचालक और बीजेपी के सबसे बड़े नेता और प्राइम मिनिस्टर की तो उसमें काफ़ी गैप है। तो नई कहानियां लिखी जा दूसरा, जब लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी मोहन भागवत जी की दिल्ली में, तो उन्होंने कहा था कि अगर हमें चुनना होता तो अभी तक तो फैसला हो गया होता राष्ट्रीय अध्यक्ष का, तो बीजेपी को चुनना है। वो ना कॉन्फ्लिक्ट भी पब्लिकली था। हाँ, पब्लिकली सब है। हाँ सब सार्वजनिक मंच पे है जी, लेकिन उसको सार्वजनिक मंच से ही उस गड्ढों को भरा जा रहा है। एक लेख लिखा जा रहा है, उसमें कहा जा रहा है कि पिछले 100 सालों में सबसे जो सराहनीय कार्यकाल रहा है वो मोहन भागवत जी का रहा है। तो जितने पहले वाले थे आपने उन सबको नकार दिया, उन्होंने अच्छा काम नहीं किया था। जैसे मोदी जी कहते हैं ना 70 साल में क्या हुआ, हाँ तो वो उसमें जोड़ लेते हैं वाजपेयी जी वाले भी 6 साल। बात है। अरे भाई वो तो आपके थे, उसको माइनस कर दो उसमें से, बाकी पूछ लो। नारा नहीं बनता ना। ठीक है, तो ऐसे ही जब ये कह रहे हैं कि पिछले 100 साल के संघ के कार्यकाल में भागवत जी का जो कार्यकाल था वो बिल्कुल ही ऐतिहासिक है, शानदार है, उसका कोई जवाब नहीं है, वो लाजवाब है, तो जो बाकी स्वयंसेवक रहे हैं आरएसएस में, तो आपने उनके काम के ऊपर बुलडोजर चला दिया, योगी जी वाला। तो अब खुद ही कह रहे हैं कि भैया तुम लोगों ने कुछ नहीं किया, ये साफ कर रहे हैं। तो असल में शायद तू मेरी और मैं तेरी, ऐसा कुछ इक्वेशन चल रहा है। लेकिन अभी भी मैं बताऊं आपको बात, इस लेख से और पुरानी मोहन भागवत जी की जो हाल ही में दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उससे इन दोनों को अगर जोड़ लो, रिकॉर्ड कर लो, तब भी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं होती। मतलब कुछ ऐसा है जो, हाँ, अभी भी चीज़ें क्लियर नहीं है। जैसे कौन सा सवाल सर जो क्लियर नहीं? बहुत सारे सवाल, इवन राष्ट्रीय अध्यक्ष का देख लो आप, बहुत सारे सवाल। और संघ चाहता क्या है वो सवाल, क्योंकि संघ के मैक्सिमम एजेंडे सरकार ने पूरे कर दिए हैं, मैक्सिमम। राइट। ठीक है, अब ऐसी सरकार नहीं है कि जो आउट ऑफ द वे जाके इनके एजेंडे को इम्प्लीमेंट कर सके, क्योंकि सरकार अब एनडीए की है। राइट। जब बीजेपी की 303 थी ना, तब तो आप कुछ भी कर सकते थे, तब कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब जो सरकार है, अब आप देखो 303 थी, किसानों के बिल लेके आए, नहीं कर पाए ना पास। कांग्रेस पार्टी कितने पे थी? 52 सीटों पे थी, नहीं कर पाए, वापस लेने पड़े ना, लेना ही पड़ा। यही हमारा लोकतंत्र है, मैच्योर डेमोक्रेसी का एक जो पिलर होता है सर, चौथा पिलर, वो हम लोगों वाला है, मीडिया। लिखने की बात हम कर ही रहे हैं, अखबारों की बात कर ली, सोशल मीडिया की बात करें तो मेन स्ट्रीम मीडिया को क्यों छोड़ें। बड़ी पत्रकार हैं अंजना ओम कश्यप, एक शो किया उन्होंने कि 4 करोड़ मुसलमानों में से सिर्फ 36 लाख मुसलमान पाकिस्तान गए, और जो भारत विभाजन है उसका मकसद पूरा नहीं हो पाया। पूर्व IPS हैं अमिताभ ठाकुर, उन्होंने FIR दर्ज करवाने की कोशिश की, नहीं हुई, शिकायत की, और अब कोर्ट ने कहा है कि FIR करिए। तो ये जो बिरादरी है पत्रकारों वाली, मेन स्ट्रीम मीडिया में जो एंकर्स हैं, इस तरह का एजेंडा क्यों फैला रहे हैं? क्या मकसद है? क्या लग रहा है आपको? मैं आमतौर पे अपनी बिरादरी के बारे में बात करने से बचता हूँ। हाँ, मुझे पता है, आपने देखा होगा ये बात। और अंजना जी के साथ मैं काम भी कर चुका हूँ कुछ सालों तक, तब मैं News 24 में होता था जी। और वहीं से अंजना जी आज तक गई थी, तब से वहीं पे
कार्यरत हैं। देखिए, मैं सिर्फ उनकी बात पे नहीं जा रहा हूँ, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। क्या है ना, मुसलमान इस देश में आज की डेट में पंचिंग बैग है। बीजेपी की पूरी राजनीति क्या है? 80-20, हिंदू और मुसलमान। राइट। अगर बीजेपी की राजनीति हिंदू मुसलमान की ना हो, और ये जो मैं हमेशा कहता हूँ कि हिंदू तुष्टीकरण इस देश में हो रहा है, ठीक है, तो वो एक भी चुनाव नहीं जीत सकती। उसमें उसका बहुत बड़ा सहयोगी को पार्टनर है इस देश का मीडिया। अगर मैं ये कहूँ ना नीरज, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू माय फ्रेटर्निटी, कि बीजेपी और संघ से बड़ा कोई कार्यकर्ता या कवच जो करण के पास था वो मीडिया है। अब आप कहोगे क्यों? मैं कंपैरिजन करता हूँ। 2012-13 के मीडिया ने यूपीए सरकार का जो हाल किया, तमाम खबरें, तमाम एजिटेशन, तथाकथित घोटाले जो बाद में एक भी साबित नहीं हुआ, चाहे वो कोयला घोटाला था, चाहे वो कॉमनवेल्थ था, चाहे वो 2G था, सब में सब क्लीन चिट मिली, सबके सब में। जैसा मीडिया तब था, जितना वो सरकार को ठोकता था, प्राइम मिनिस्टर को, सोनिया गांधी की नेशनल एडवाइजर काउंसिल को, कैबिनेट मंत्रियों को, इनकी पॉलिसीज को, ठीक है, तो मीडिया देश की जनता को बताता है कि सरकार के क्या काम हो रहे हैं, सरकार कौन सा काम अच्छा कर रही है, सरकार कौन सा काम गलत कर रही है। ये काम होता है मीडिया का। बेसिकली वो समाज को दिखाता है आईना, कि जो आपने अपने वोट के अधिकार से सरकार चुनी थी, वो ये काम कर रही है। आज का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो पिछले 10 साल से 11 साल से ये काम नहीं कर रहा है। अब एक बात बताता हूँ आपको, बड़ी इंटरेस्टिंग। मुझे ऐसा लगता है, ये कवि की कल्पना है, जब मोदी जी ने शपथ ली होगी 2014 में, और जिस दिन शपथ ली होगी, इमेजिनेशन है, उन्होंने सोचा होगा कि यार इस कांग्रेस पार्टी की और यूपीए की बैंड किसने बजाई? मीडिया ने। बोला सबसे पहले उनको कंट्रोल करो, उन पे नकेल कसो। और वो तब से लेकर आज तक ऐसी कसी हुई है कि उसमें कोई ढील नहीं है। तो मुझे कोई ऐसा, हालांकि उसका नुकसान भी मीडिया को हुआ है, उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत डाउन आई है। मैंने लास्ट शो में कहा था, लास्ट शो में कहा था आपके, उसका जितना फायदा मिलना चाहिए था बीजेपी को उतना नहीं मिल रहा है, उतना नहीं मिल रहा, ठीक है। लेकिन मैं फिर ये बात कह रहा हूँ कि मीडिया को इन्होंने जिस हिसाब से कंट्रोल किया है और जिस हिसाब से ये चल रहा है, क्रेडिबिलिटी दिन पर दिन डाउन जाती जा रही है। ये बहुत बड़ी समस्या है। लोगों को विश्वास ही नहीं रहेगा तो आप अपना एजेंडा भी कैसे पूरा कर पाएंगे, अगर आप करना चाहते हैं। चलिए, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ सर, एनडीए के उम्मीदवार जीतने ही थे, जीत भी गए, लेकिन जो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है एनडीए का, उससे 14 ज्यादा वोट्स उसको हासिल हुए। बीजेपी कह रही है कि भाई इंडिया गठबंधन के जो पार्टियां थी, क्रॉस वोटिंग उन्होंने की है। किसने की ये तो कभी जाहिर नहीं हो पाएगा, लेकिन क्या लगता है सर किसने की क्रॉस वोटिंग? मुझे किसी ने आज ही बताया, मैं अभी यार तक फ़ोन आया मेरे पास, बोले कि 9 सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के, और 14 में से 9 कांग्रेस पार्टी के बताए गए हैं। मैं इसको कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, पुष्टि नहीं करता, क्योंकि ये ना सबके कयास हैं, पता किसी को नहीं है, क्योंकि वो तो बंद पेटी में बंद है। सरकार चाहेगी पता लगा लेगी, लेकिन सरकार को तो पता है। अब वो पता तब लगाते जब उनकी तरफ से क्रॉस वोटिंग हुई होती, ठीक है, कि हमारे लोग कौन कौन है, तो उनको पता है वो कौन है कौन नहीं है। क्रॉस वोटिंग हुई है। मैं कहीं पढ़ रहा था कि 1997 में इंदिरा कुमार गुजराल जी इस देश के प्रधानमंत्री थे, तब काफ़ी कमज़ोर सरकार थी, और कृष्णकांत वर्सेस सुरजीत सिंह बरनाला का चुनाव हुआ उपराष्ट्रपति का, और तब 47 क्रॉस वोटिंग हुई थी। 47 सुरजीत सिंह बरनाला वर्सेस कृष्णकांत, और अगर मैं सही हूँ शायद कृष्णकांत जीत गए थे। उसके बाद से ये क्रॉस वोटिंग जो हुई है ये 14 पे आई है, जो 14 नंबर। हाँ, बहुत सारे लोग हैं जो चल रहा है सोशल मीडिया में कि ये सांसद हो सकता है, ये सरकार के साथ गए थे ऑपरेशन सिंदूर के बाद विदेश में, कांग्रेस पार्टी की अनुमति, नाम ले रहे हैं, नाम लेंगे नहीं कांग्रेस पार्टी की अनुमति के बगैर गए थे, और आज इनको कोई नहीं पूछ रहा है। राज्यसभा का कार्यकाल खत्म होने वाला है। एक और बात बताता हूँ आपको। अब जैसे 2 सांसद ऐसे हैं कांग्रेस पार्टी के, शशि थरूर जी और मनीष तिवारी, ये दोनों चले गए, और जो एक सांसद का काम था
इन्होंने किया। अब मुझे ऐसा लगता है कि इनकी पार्टी और इनके बीच में ट्रस्ट डेफिसिट आ गया है। अच्छा, मनीष तिवारी और शशि थरूर के। अब बीजेपी ने अपना काम कर लिया, इस्तेमाल कर लिया। बीजेपी तो हमेशा से ही करती है, उसको तो आती है यूज एंड थ्रो। हाँ, और उधर आपने उनकी पार्टी से उनको दूर कर दिया। ये जितना भी जोर लगा लेना, उधर उनके मन में ये रहेगा कि नहीं, ये हमारे नहीं है। ठीक बात है। और जहाँ तक मैं सही हूँ, मनीष तिवारी भी थे G23 में, और शायद शशि थरूर भी थे G23 में। और थरूर साहब ने चुनाव भी लड़ा था कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ। हालांकि वो इतना बड़ा गुनाह नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ नहीं, कांग्रेस अध्यक्ष के लिए सामने, हाँ, के सामने, मतलब खड़गे उस पद के लिए लड़े थे। नहीं, इसको ऐसे कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के उम्मीदवार, हाँ, उनके खिलाफ के सामने वो चुनाव लड़े थे जी। और एक डेटा आपको और देता हूँ। असम में, असम की जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी है, वहाँ खड़गे साहब को वोट कम आए थे, ज़्यादा वोट थरूर साहब को आए थे। असम से? हाँ, आज तक मैंने कहीं बोला नहीं है, आज पहली बार बता रहा हूँ, लिखना लिखा है। वहाँ के लोग डिफरेंट सोचते हैं जी। तो क्रॉस वोटिंग, नेताओं में और अपनी पार्टी लीडरशिप में ट्रस्ट डेफिशिएट डेवलप होना। और हालांकि खड़गे साहब ने कहा था थरूर जी को कि आप सरकार को कह दीजिए कि वो कांग्रेस प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म कर दें और फिर आप चले जाओ, उसमें हमारी भी इज्जत रह जाएगी जी। बट वो उन्होंने नहीं किया। उनको लगा कि नहीं, मैं डॉक्टर शशि थरूर। तो नाम तो जाहिर होंगे नहीं, नाम तो पता पड़ेंगे नहीं, कयास लगाए जा आसान सकते भी हैं। नहीं है जी, आसान भी नहीं है ऑब्वियस। लेकिन आपको क्या लग रहा है, आप फिर से बताइएगा। कुछ नाम तो आदेश जी ने भी लिए हैं। अच्छा आदेश जी, जो बातचीत हो रही है, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कितना भी कोशिश कर ले, वो लोग जिनका ट्रस्ट डेफिसिट पैदा हुआ है उनको अपना नहीं मानेगी। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के अपने लोग हैं, उनको भी ऐसा लग रहा है कि हम अपने नहीं हैं। मैं बात कर रहा हूँ राजीव प्रताप रूडी और निशिकांत दुबे की। मतलब इस तरह की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के दो चर्चित नेताओं के बीच खुलकर तो शायद सामने नहीं आई थी अभी वाले कार्यकाल में। थरूर साहब, माफ़ कीजिएगा, राजीव प्रताप रूडी जी चुप रहे जब तक चुनाव हुआ, और जैसे ही चुनाव हो गया तो उसके बाद हफ्ता भर और चुप रहे। वो 10 दिन हो गए उस बात को। फिर उन्होंने 2 इंटरव्यू दिए और उसके बाद जो बखिया उधेड़ी हैं निशिकांत दुबे की, राइट। मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि निशिकांत दुबे ने संजीव बाल्यान का एक शरीफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट का इस्तेमाल कर लिया। अच्छा, उसके जाट होने का फायदा उठा लिया। बताइए। अरे भाई, लड़ाई तेरी थी, लड़ सामने। निशिकांत दुबे लड़ाई थी ना, हाँ। सामने पर्चा भरता, कहता मैं लड़ूंगा सामने चुनाव में, हराऊंगा राजीव प्रताप रूडी को। वो बैकडोर में रहे। वो बैकडोर में रहे। अब क्या कहा रूडी साहब ने? रूडी साहब ने कहा कि एक आदमी है जो संसद को कंट्रोल करना चाहता है, जी। ठीक है, और उसी ने ये संदेश दिया कि अमित शाह जी का मैसेज है। जी। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं था, ये निशिकांत दुबे ने किया सब कुछ, और उन्हीं के कारण वो जो भला आदमी है संजीव बाल्यान, उसको इन्होंने चुनाव हरा दिया। फ्री हैंड कैसे दे दिया गया निशिकांत दुबे को इतना कि निशिकांत दुबे इतना बोल सकते हैं? मैसेज तो अमित शाह का रहा लेकिन उन्होंने क्या किया ना, उन्होंने ओपन थोड़ी बोला। वो ये सब तो बंद कमरे की बातचीत थी ना। उन्होंने कौन सा मीडिया बाइट दी थी? कोई स्टेटमेंट थोड़ी दिया उन्होंने मीडिया में। लेकिन बंद कमरे में जो चीज आप बोल हाँ, रहे हैं, लेकिन ये मैसेज था सारे सांसदों के पास कि साहब का मैसेज है और जिताना है संजीव बाल्यान। ये तो साहब को भी पता होगा ना कि मेरे नाम क्यों से नहीं मैसेज पता चल होगा? रहा है। तो अमित शाह के साहब कोई हल्के होमने से थोड़ी है। एग्जैक्टली, एक एक चीज की खबर होती है उनको। जी। तो उनको ये नहीं पता कि निशिकांत दुबे मेरा नाम का मिसयूज कर रहा है और कह रहा है कि नहीं मेरा कैंडिडेट संजीव बाल्यान है। पता था भाई। और जब एक्शन नहीं लिया जाता इसका मतलब आपकी मौन सहमति है ना? मौन सहमति। जी। तो फिर इसका मतलब मैं क्या लगाऊं कि अमित शाह कैंडिडेट हार गया? लगाना तो पड़ेगा। और सोनिया गांधी का जीत गया। और राजीव प्रताप रूडी सोनिया गांधी के कैंडिडेट हो गए। भाई विपक्ष ने वोट दिया, विपक्ष ने वोट किया, खुल के वोट किया। खड़गे साहब आए, सोनिया गांधी आई। जी। आई थिंक राहुल गांधी इसके मेंबर नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के वोटिंग के। याद है आपको एक वीडियो आया था जिसमें वो रूडी से हाथ मिला रहे थे? हाँ, उसकी चर्चा की थी हमने शो में। जी जी जी। तो उसका भी जिक्र हुआ। रूडी साहब ने कहा कि मैंने उनसे हाय हेलो किया, उनसे हाथ मिलाया। उन्होंने कहा कि आपकी फ्लाइंग कैसे चल रही है? उन्होंने पूछा। तो रूडी साहब ने कहा कि मैं और राजीव गांधी दोनों प्रोफेशनल पायलट हैं।
राजीव गांधी जी, जबकि राहुल गांधी भी पायलट है। 2019 के लोकसभा चुनाव में मैंने उनसे सवाल पूछा था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैंने ही पूछा था कि आप अभी पायलट हैं या नहीं हैं, क्योंकि उसमें लाइसेंस रिन्यू होता रहता है और उसमें आपको कई सारे घंटे फ्लाई करना पड़ता है उसके लिए। तो उन्होंने कहा कि मैं पायलट तो हूँ, लेकिन मेरे पास कमर्शियल लाइसेंस नहीं है अभी मैं फ्लाई नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ मैं बिजी हूँ पॉलिटिक्स में। तो पायलट तो वो भी हैं, राहुल गांधी भी। तो ये पायलट का संबंध था एक्चुअली, होता है ना एक फ्रेटर्निटी, जैसे आपको और हमारा है। हाँ ठीक है। जैसे मैंने कहा कि मैं अंजना जी के बारे में बात नहीं करना चाहता क्योंकि वो हमारी बिरादरी की हैं। तो एक चीज़ डिकोड करिए सर इस पूरे सवाल के बाद, अमित शाह का कैंडिडेट हार गया और राजीव प्रताप रूढ़ी अमित शाह के सबसे खास बंदे, या फिर ऐसा कहें जिसने अमित शाह का मैसेज सांसदों तक पहुंचाया, उसके खिलाफ खुलेआम बोल रहे हैं। बगावत की हिम्मत तो आई है, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बीच। इसे कैसे देख रहे हैं आप? वो तो धनखड़ साहब में भी आई थी, यहीं से क्यों देख रहे हो? जगदीप धनखड़ को कुछ घंटे में हटाना तो वो बगावत ही तो थी। तो आज कोई ये सोच सकता है ना कि वो अमित शाह और मोदी के खिलाफ साजिश कर सकता है? और राजीव प्रताप रूढ़ी के पास होने के लिए क्या है? इतना सीनियर सांसद होने के बावजूद भी उनको मंत्री नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि वो वाजपेयी की सरकार में मंत्री थे और उस दौर के किसी भी नेता को ये लोग अपना नहीं मानते। इन्होंने पिछले कुछ सालों में अपनी बीजेपी डेवलप की है जी। सारे नए लोग हैं, सारे नए मुख्यमंत्री हैं। आप देखो, रमन सिंह को हटा दिया, वसुंधरा जी को हटा दिया, शिवराज सिंह चौहान जी को हटा दिया, जितने क्षत्रप भी थे क्षेत्रीय उन सबको भी, हाँ, चीफ मिनिस्टर पद से सारे नए मुख्यमंत्री हैं जी। तो जो अटल और अडवाणी जी की मुख्यमंत्री की लॉबी के नेता थे उन सबको साइलेंट करके और नई अपनी बीजेपी डेवलप करी है। तो उसमें रूढ़ी जी तो पुरानी में आते हैं ना। तो थर्ड टर्म में भी रूढ़ी जी मंत्री नहीं बने, शायद पहली में थे कुछ टाइम के लिए, पहले में कुछ समय के लिए कुछ थे, ठीक है। तो इनके पास खोने के लिए क्या है? तो सांसद हैं। और ये तो सबको पता है कि इस बार भी जब ये लड़े लोकसभा चुनाव, इनको हराने की कोशिश भी हुई, ये नहीं आ रहे। तो रूढ़ी जी के पास में जो कुछ है पाने के लिए, खोने के लिए कुछ नहीं है। तो अगर वो खुल के ये कह रहे हैं कि निशिकांत दुबे का ये पूरा खेल था और उन्होंने अमित शाह के नाम को मिसयूज किया, तो वो सोच समझ के कह रहे हैं ना, क्योंकि अंदर से तो उनको पता है ना जी। तो कहना ठीक होगा कि सितारे बुलंद चल रहे हैं राजीव प्रताप रूढ़ी के? नहीं, सितारे बुलंद नहीं कह सकते उसको। क्या होता है कि जब आदमी कई बार बोल देता है तो मन हल्का हो जाता है। अच्छा सर, कांग्रेस की बात कर लेते हैं। और अभी बची है कांग्रेस की बात करना। हाँ। तो केवल दो छोटे छोटे से सवाल हैं। हमने ये बड़ा सुना है कि भाई नेता लोग अपने बेटे को विधायक बनाता है, मंत्री बनाता है, मुख्यमंत्री के सपने देखते हैं। हरियाणा से आप हैं ही, ये तो जानते ही हैं आप। मध्य प्रदेश के बड़े नेता, मतलब मध्य प्रदेश के क्या, देश भर के बड़े नेता दिग्विजय सिंह अपने बेटे को जिला अध्यक्ष बनवा रहे हैं, गुना का। बन गए हैं, वही बनवाया उन्होंने। क्यों भाई जिला अध्यक्ष के प्रति इतनी एकदम से कौतूहल क्यों आ गया है, आकर्षण? देखो, दिग्विजय सिंह जो है ना, दिग्विजय सिंह को मैं बहुत समझदार राजनेता मानता हूँ। उनके ऊपर कोई ऐसा आरोप नहीं है कि उन्होंने कभी गांधी परिवार के खिलाफ कोई बगावत करने की कोशिश करी हो या उनकी लाइन फॉलो ना की हो। उनको जो करना है वो करते हैं, लेकिन उनका जो मैसेज है वो ऐसा नहीं है, ठीक है। वो पार्टी के लॉयल नेता हैं, उनका ये परसेप्शन है। और 2012 में जब यूपी का चुनाव था तब उन दिनों उनसे क्लोज राहुल गांधी के कोई नहीं था। एक अच्छे फोटोग्राफर भी हैं वो, दिग्विजय। हाँ, उस टाइम पे फोटो खींचते थे मंच के ऊपर खड़े होके बड़े लेंस वाले कैमरे से। अच्छा। हम छोटे जूनियर रिपोर्टर तब देखते थे। तो दिग्विजय सिंह बहुत स्मार्ट पॉलिटिशियन है। राहुल गांधी ये जो जिला अध्यक्ष को शक्ति देने की बात कर रहे हैं, इसका एक्चुअल मकसद क्या है? उसका एक्चुअल मकसद है तमिलनाडु का डीएमके मॉडल। डीएमके में क्या होता है, जिला अध्यक्ष की सिफारिश पे विधायक और सांसद की टिकट दी जाती है। इस मॉडल में लाने में कुछ हद तक दिग्विजय सिंह का भी आता है। तो इसकी शुरुआत गुजरात से हुई, फिर हरियाणा आए। गुजरात और हरियाणा में दो चीज़ मिसिंग हुई। राहुल गांधी चाहते थे कि जो बड़े नेता हैं वो जिला अध्यक्ष बने, लेकिन इन दोनों राज्यों में वो विफल हो गए, गुजरात में भी और हरियाणा में भी। कोई विधायक या कोई सांसद या कोई पूर्व सांसद या कोई पूर्व विधायक इस श्रेणी में शामिल नहीं हो पाया। अगर हैं तो उनका प्रोफाइल छोटा है, तो उनको आप बड़ा नहीं कह सकते, मतलब बहुत बड़ा नाम नहीं। तो दिग्विजय सिंह इस बात को समझते थे कि राहुल गांधी चाहते क्या है। दूसरा, वहाँ के जो इंचार्ज है हरीश चौधरी, वो भी राहुल गांधी के काफ़ी नज़दीक हैं। दिग्विजय सिंह ये जानते थे कि ये कहा जाता है कि मेरा जो बेटा है उसको मैं
बनाना चाहता हूँ मध्य प्रदेश का अध्यक्ष, जी, स्टेट प्रेसिडेंट की बात स्टेट है। प्रेसिडेंट। लेकिन वो ये भी जानते थे कि राहुल गांधी चाहते क्या है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने बेटे को बना दिया जिला अध्यक्ष। वो भी नेता कहाँ की का? चाहत को समझते हुए। नेता की चाहत को समझा और बेटे के भविष्य को समझा, क्योंकि बेटे की एज बहुत कम है, उसका भविष्य बहुत बड़ा है अभी। दूरदर्शी और बहुत हम्बल आदमी उनके बेटे जो है जयवर्धन सिंह, जी, बहुत हम्बल, पढ़े लिखे और समझदार नेता है। मतलब उनके अंदर मैंने ये नहीं देखा कि वो 10 साल के मुख्यमंत्री के बेटे हैं। आज तक मैं उनसे मिला भी नहीं हूँ, एक दो बार मेरी फ़ोन पे बात हुई है। तो बेटे के भविष्य को देखते हुए और प्रेजेंट राजनीतिक परिस्थितियों को समझते भापते हुए और अपने नेता के दिमाग को और सोच को इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने अपने बेटे को जिलाध्यक्ष बना दिया। और हरीश चौधरी ने क्या किया साथ साथ, यूथ कांग्रेस के जो लड़के थे जो पिछले कुछ सालों में ग्रूम के आए हैं, प्रतिभा रघुवंशी है, विपिन वानखेड़े है, और भी कई लड़के हैं, प्रियव्रत सिंह है जी, इनको भी जिलाध्यक्ष बना दिया। यानी जो हरियाणा और गुजरात में नहीं हो पाया, कि जो राहुल गांधी चाहते थे कि संगठन के लोग जो यूथ कांग्रेस से निकल के आए हैं उनको भी इसमें जगह मिले, वो सिर्फ मध्य प्रदेश में हुआ है। सो मध्य प्रदेश एक ओवरऑल की स्थिति में दिख रही है। मध्य प्रदेश को मैं ये कह सकता हूँ कि जो राहुल गांधी जिला अध्यक्ष को लेके जो ये बदलाव लेके आए थे, जो ये पॉलिसी लेके आए थे, वो ढंग से इम्प्लीमेंट मध्य प्रदेश में हुई है। एक्सेप्शन तो हर जगह होता है, कहीं एक आधी गलती होगी, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट ओवरऑल जो बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन हुआ है अब तक का वो मध्य प्रदेश में हुआ है। चलिए मध्य प्रदेश और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि दिग्विजय सिंह ने ये, मतलब अब हो सकता है कि जयवर्धन की भी सोच हो ऐसी, मैं ये नहीं कह सकता, बट ये जब मैंने इसको डिकोड किया, तो दिग्विजय ने दरअसल दोनों चीजें साधी इसमें, अपने आप को भी भाई साहब, नेता के जयवर्धन का जिला अध्यक्ष बनते ही जो सीवी है ना जी, वो सीधा उसमें वो एलिजिबल हो गए हैं प्रदेश अध्यक्ष के लिए। हाँ, जो असली सपना था भी या चाहते भी थे। ठीक सर, राजस्थान चलते हैं, एक छोटा सा सवाल वहाँ से भी है, मुझे लगता है कोई ना कोई कहानी आपको ज़रूर पता होगा। सचिन पायलट साहब ने अपना जन्मदिन मनाया और जगह चुना उन्होंने मेवाड़ का, वो क्षेत्र क्यों चुना सर? देखिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल पूछ लिया आपने। सचिन पायलट का जो सबसे पहली कॉन्स्टिट्यूंसी वो दौसा है, जहाँ से उनके फादर साहब जो सांसद रहे हैं, फिर सचिन भी लड़े हैं वहाँ से, फिर वो कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व होगी। फिर राजस्थान जब उधर कैबिनेट मिनिस्टर रहे, फिर उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष हो गए, और फिर राजस्थान में जब उन्होंने एंट्री की तो दौसा, जयपुर, भरतपुर, झुंझुनू, सीकर, हनुमानगढ़, ये जो बेल्ट है ना, इसमें इनकी पकड़ बहुत अच्छी है। जो इनके विधायक हैं, जो उनके सांसद हैं, वो इसमें ज़्यादा हैं, मजबूत है, स्ट्रॉन्ग होल्ड है इनका। जबकि उदयपुर वाली बेल्ट में, मेवाड़ में भी, वहाँ पे भी गुर्जर कम्युनिटी बहुत है, लेकिन ये अपने आप को एज ए गुर्जर लीडर प्रोजेक्ट नहीं करते, मैंने कभी नहीं देखा। समुदाय विशेष का लीडर नहीं। वहाँ इनका फुटप्रिंट मुझे कम दिखाई देता है मेवाड़ में। वहाँ सीपी जोशी का फुटप्रिंट बहुत हाई है, वहाँ अशोक गहलोत के लोग बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि उस इलाके में अपने आप को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए उस स्पेसिफिक क्षेत्र को चुना गया, उस फुटप्रिंट्स को बढ़ाने के लिए नहीं है, हाँ, और बढ़ाने के लिए और ये संकेत हैं भविष्य के। संकेत क्या है, जैसा मैं कई बार पहले बोल चुका हूँ कि जब इनको जनरल सेक्रेटरी बनाया गया था छत्तीसगढ़ का, तो उस पर ये था कि भाई अभी तो आपको दिल्ली में काम करना, उसके बाद आपको राजस्थान भेजना है। और लगभग 2022 से या 22 से पहले से डोटासरा साहब अध्यक्ष हैं जी, तो उनका कार्यकाल भी पूरा हो चुका है। तो जब भी ये फैसला होगा, जब भी, मतलब पेंडिंग है बेसिकली, कभी भी हो जाएगा। और जो आपका सवाल था वो ये है कि मुझे ऐसा लगता है, मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि पैन राजस्थान अपना फुटप्रिंट बराबर करना है बिल्कुल, कि मेरे पास हर क्षेत्र में, ये नहीं कि हम इस क्षेत्र में मजबूत नहीं, हैं, मेरे पास हर क्षेत्र में, हर विधानसभा में, हर ब्लॉक में, हर जिले में और हर पार्लियामेंट में लोग हैं। मैसेज बड़ा है इसका, मैसेज बड़ा है इसका। ठीक, मैसेज कितना बड़ा है, क्या है, वो थोड़ा सा आप समझिए, और अगर ना समझ पाएँ तो सवाल लिख दीजिए कि भाई हम समझ नहीं पाए, तो अगली बार हम पूछ लेंगे और आदेश जी बताएंगे उसको। पूरी चर्चा कैसी लगी ये हमें ज़रूर बताइएगा आदेश जी। बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए देखी जाएगी। सब्सक्राइब कर लीजिए मॉलिटिक्स को, दबा दीजिए बेल के बटन को ताकि हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। शुक्रिया।